अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अज़हरुद्दीन है, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट। मेरे साथ है डॉक्टर इमरान, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट। कल एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग कोविड, तो उस पे बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट भी किया और बहुत से क्वेश्चन भी अराइज हुए। और पर्सनली मैं भी इस चीज़ को एड्रेस करना चाहता था कि रिगार्डिंग ट्रीटमेंट, मतलब हमारे पास जो प्रीवियस डिजीज़ है चेस्ट के हवाले से या दूसरी डिजीज़, उसमें हमारे पास क्लियर कट गाइडलाइंस मौजूद है। कोविड में हमारे पास ये बात बहुत ज़्यादा हुई कि सेल्फ मेडिकेशन या पेरिफेरी में हमारे जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं या इवन सेंटर में, उनके पास क्लियर कट कोई गाइडलाइंस मौजूद नहीं थी। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर मैं समझता हूँ कि जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो है अननेसेसरी यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, अननेसेसरी यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स, जो डेकाड्रॉन वगैरह के इंजेक्शन है। मैं चाहता हूं कि लोगों को ये बात पहुंचे कि ये कब शुरू करने चाहिए, किन किन पेशेंट में शुरू करने चाहिए, कौन से ऐसे सिम्टम्स है जिनको आप अगर देखें तो उसके बाद आप स्टेरॉइड्स वगैरह शुरू करें, और मतलब किन सेल्फ मेडिकेशन या अननेसेसरी मेडिकेशन से किस तरह बचा जा सकता है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अज़हर। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। और जिस तरह डॉक्टर अज़हर ने कहा कि हमारे पास और जो डिजीज़ है लाइक एस्थमा, COPD या चेस्ट के और डिजीज़, तो उनके प्रॉपर गाइडलाइंस मौजूद है जिनको लोग डाउनलोड भी आसानी से कर सकते हैं और जिन पे लोग अमल भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। मगर कोविड के हवाले से ये कि गाइडलाइंस प्रॉपर सेट नहीं है, अभी तक रिसर्च चल रही है और बहुत सारी चीज़ें ट्रायल पे हैं। तो इस दौरान जो भी चीज़ हमको फॉलो करनी चाहिए और जो हम सबको फॉलो करनी चाहिए वो हमारी कॉमन सेंस है। ये एक बात है कि जब गाइडलाइंस ना हो तो फॉलो योर कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस की बात यह है कि जो प्रिवेयर कर ले ये रिसर्च, जो ट्रायल्स हो रहे हैं, तो उनको हम मद्देनज़र रखें और सेल्फ मेडिकेशन से बचे। बात हो रही है स्टेरॉइड्स की और एंटीबायोटिक्स की, तो सबसे पहले मैं स्टेरॉइड्स पे बात ज़रा कर लूँ। स्टेरॉइड जिसे आम ज़बान में लोग डेक्सा भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग वैसे ही जो हमारे फार्मासिस्ट हजरात हैं या गांव में किसी भी हकीम के पास चले जाते हैं या जहाँ पर भी चले जाते हैं तो एक्यूट सिम्टम्स के लिए वो लोग डेक्सा का इंजेक्शन दे देते हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉमन भी है। तो ये कि कोविड में डेक्सा का इस्तेमाल रिकवरी ट्रायल के बाद ये हुआ कि डेक्सा एक जादुई ड्रग है कोविड में भी, लेकिन टाइम पे बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है कि किस टाइम और किस वक्त पे हमें शुरू करना है ये डेक्सा या स्टेरॉइड्स इस डिजीज़ में, तो वो मैटर करता है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनिशियली ये कि कोविड में ये होता है कि पहले तो आप लोगों का एक्सपोजर होता है डिजीज़ के साथ, जिसे हम फिर और सिम्टम्स अभी तक मरीज़ में नहीं होते, जिसे हम प्री सिम्टोमेटिक फेज कहते हैं। तो प्री सिम्टोमेटिक फेज में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा लोग कोई इलाज मुआवजा नहीं करते। डॉक्टर साहब सॉरी टू डिस्टर्ब यू, ये बीच में जो आप अगर दिन के हिसाब से कहें कि मतलब आपको इतने से लेकर इतने दिन तक ये प्री सिम्टोमेटिक है। हाँ, आइडियली ये एक इंक्यूबेशन पीरियड तो वेरी करता है कि वायरस एक्सपोजर हो जाता है, फिर इसमें प्री सिम्टोमेटिक फेज हमारे पास 2-3 दिन तक, बहुत ज़्यादा ट्रायल ये कहते हैं कि 2-3 दिन तक प्री सिम्टोमेटिक फेज रहता है। इंक्यूबेशन पीरियड तो वेरी करता है फ्रॉम 1 to 14, बट बहुत ज़्यादा लोगों में मेजॉरिटी ऑफ द सिम्टम्स अराइज होते हैं 1 to 5 डेज में आफ्टर एक्सपोजर। तो ये पहले के दिन होते हैं जब आप में कोई भी सिम्टम्स नहीं होते, तो दिस इज कॉल्ड अ प्री सिम्टोमेटिक फेज, जिसमें इलाज की भी कोई ज़रूरत नहीं है और मरीज़ को पता भी नहीं होता कि उसको ये बीमारी है, क्योंकि आप PCR से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड तो ये कि वायरस बदन में होता है, डिटेक्टेबल नहीं होता, फिर वायरस डिटेक्टेबल हो जाता है लेकिन सिम्टम नहीं आते, तो उस पीरियड को हम प्री सिम्टोमेटिक फेज कहते हैं कि वायरस डिटेक्टेबल होता है और सिम्टम्स नहीं होते। तो उस दौरान तो डेक्सा की कोई भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी स्टेरॉइड की ज़रूरत क्यों, बल्कि ये एक हार्मफुल चीज़ है। अगर उस वक्त आप स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं या डेक्सा इस्तेमाल करते हैं तो प्री सिम्टोमेटिक फेज या इन्फेक्टिव फेज आपका बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है, और इससे फिर निमोनिया होने के और जो जरासीम है या जो वायरस है वो पेपड़ों तक पहुँचने के बहुत ज़्यादा ख़तरात शुरू हो जाते हैं। फिर प्री सिम्टोमेटिक फेज के बाद हमारे पास आ जाता है इन्फेक्टिव फेज, जिसे हम कहते हैं। पहले हफ्ते तक सिम्टम शुरू होने से एक हफ्ते तक इन्फेक्टिव फेज रहता है। तो इन्फेक्टिव फेज में भी हमें स्टेरॉइड्स लगाने से इज्तनाब करना चाहिए। अगर आपका सिचुएशन ठीक हो, सिचुएशन वगैरह आपका ठीक हो, वैसे दर्दें हो, बुखार हो, तो इसके लिए आप स्टेरॉइड्स बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, ठीक है। और अब ये कि इसमें कौन से मरीज़ स्टेरॉइड इस्तेमाल कर सकते हैं या कौन से मरीज़ अस्पतालों उनको चाहिए कि वो जल्दी से अस्पताल आ जाए कि उनका ट्रीटमेंट बर वक्त शुरू हो जाए। तो ऐसे मरीज़, कल भी जो हमने एक वीडियो बनाई थी उसमें हमने काफ़ी रोशनी डाली थी इस बात पे कि कौन से मरीज़ ऐसे हैं
जिनको अर्ली ऑन मेडिकल केयर के लिए जाना चाहिए। तो ऐसे मरीज़ वो कल भी हमने कहा था कि एक फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जो सबसे एक अहम चीज़ है वो उम्र है। जो भी मरीज़ जिनकी उम्र 50, 55 या 60 साल से ज़्यादा है, उनमें अगर PCR उनका पॉजिटिव आ जाए, उनमें सिम्टम्स आ जाए, तो उनको जल्द अज जल्द अस्पताल जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उनको जल्द अज जल्द अस्पताल से जाना चाहिए, क्योंकि फिर हम देखते हैं कि उनको हम कौन सी मेडिकेशन या कौन सी ट्रीटमेंट पर डाल दें। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास एंटीवायरल ड्रग है रेमडेसिविर, तो उस पर डिसाइड करना एक वो टाइम डिपेंडेंट है ना, कि इन्फेक्टिव फेज़ में अगर आपने कोई चीज़ डिसाइड करनी है तो आपने एंटीवायरल के हक़ में डिसाइड करनी है कि आपने रेमडेसिविर शुरू करना है या नहीं शुरू करना। डेक्सामेथासोन या कोई भी स्टेरॉइड्स आपने इन्फेक्टिव फेज़ में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता। अगर ये आपने शुरू कर दी तो आपका इन्फेक्टिव फेज़ प्रोलॉन्ग हो जाएगा, वायरस की रिप्लिकेशन की जो पीरियड है वो भी प्रोलॉन्ग हो जाएगी, और फिर आगे निमोनिया या प्रोलॉन्ग वायरस इन्फेक्टिविटी या प्रोलॉन्ग वायरस शेडिंग ये शुरू हो जाएगी और निमोनिया शुरू होने के अच्छा, एक पेशेंट है जो घर में बैठा हुआ है, आपने तो कह दिया कि मतलब अब उसे बुखार हुआ है या उसे कोई और तकलीफ़ शुरू हुई है और उसे पता चल गया कि कोविड है, तो उसे स्टेरॉइड्स वगैरह डायरेक्ट नहीं शुरू करने चाहिए। कौन सी ऐसी सिम्टम्स है, मतलब जो आम पीपल को आप कॉमन पीपल को आप बताना चाहेंगे कि वो घर में शुरू हों तो आप जो है ना स्टेरॉइड के बारे में सोच सकते हैं, या पेरिफेरी में बैठा डॉक्टर जिसके पास फैंसी इन्वेस्टिगेशंस ना हो, जिसके पास फेरेटीन ना हो, जिसके पास डी-डाइमर ना हो कि उसे पता चल जाए कि इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, या किसी के पास पेरिफेरी में बैठा उसके पास एक्सरे ना हो या पल्स ऑक्सीमीटर ना हो, क्योंकि इन चीज़ों के बाद तो पता चल जाता है कि अब स्टेरॉइड शुरू करने चाहिए। एक पेरिफेरी में बैठा हुआ पेशेंट या डॉक्टर कैसे डिसाइड कर सकता है कि अब स्टेरॉइड शुरू करने चाहिए, आम जो सिम्टम्स हैं उसके हवाले से? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर डिस्कशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले भी आपने कहा कि क्लियर कट ऐसे लाइंस और गाइडलाइंस हमारे पास नहीं है, बट हमें क्या फॉलो करना चाहिए? यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द इन्फेक्टिव फेज एंड इन्फ्लेमेटरी फेज। इन्फेक्टिव फेज़ में भी जब आपके पास सिचुएशन अगर 94% से कम है तो फिर तो आपको ज़रूर स्टेरॉइड की जानिब जाना चाहिए। सिम्टम्स में ये है कि हम सिम्टम्स को डिवाइड करते हैं, हमारे पास सिर्फ आइसोलेटेड रिस्पायरेटरी सिम्टम्स होते हैं, फिर हमारे पास ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें GI और रिस्पायरेटरी सिम्टम्स दोनों होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जिनमें GI सिम्टम्स और रिस्पायरेटरी सिम्टम्स दोनों हो तो उनमें रिस्क ऑफ सेवेरिटी फिर ज़्यादा होता है। GI और रिस्पायरेटरी मतलब आम ज़बान में अगर इसे हम कहें तो कैग का आना, मछली का आना, उल्टियाँ हो जाना या पेट ख़राब होना, इसे हम GI सिम्टम्स कहते हैं। जिन लोगों का पेट ख़राब हो, जिनको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हों, जिनको बुखार भी हो, दर्द भी हो, और जिनको साथ साथ खांसी भी हो और सांस में खराबी भी हो, तो ये ऐसे मरीज़ हैं जिनमें रिस्क ऑफ सेवेरिटी ज़्यादा होता है। मतलब आप सॉरी टू इंटरफेयर अगेन, आप कहना चाहते हैं कि पेरिफेरी में बैठा हुआ डॉक्टर पेशेंट, अगर उसके पेशेंट को 7-8 दिन के बाद भी उस सांस का मसला शुरू हो जाए या उसमें कोई जो है ना दूसरा बुखार वगैरह, मैं कंप्लीट करता हूँ ना। अगर तो आपको एक पेशेंट प्रेजेंट हो जाए पेरिफेरी में, फ़र्ज़ करिए उसका दूसरा या तीसरा दिन है और उसमें ये दोनों अलामात आपने पा लिए, उसमें GI सिम्टम्स भी है और उसमें रिस्पायरेटरी सिम्टम्स भी है, तो ऐसे मरीज़ को अगर आपके पास दिन में 20 मरीज़ आ रहे हैं और उसमें से 18 या 19 मरीज़ ऐसे हैं जिनमें सिर्फ रिस्पायरेटरी सिम्टम्स है, तो उनको आप लाइटली ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा मरीज़ आपके पास आ जाए जिनमें GI सिम्टम्स भी हो, मतलब जिनका पेट भी ख़राब हो, जो उल्टियाँ भी कर रहे हो, जिनमें फीवर भी हो, तो ऐसे मरीज़ों को फिर आपको रेफ़र करना चाहिए टाइमली। मैं ये कहूँगा कि आप वहाँ पर एज इट इज स्टेरॉइड शुरू ना करें, उनको आप रेफ़र करें तो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, कि उनका अगर फ़र्ज़ करें पहला या दूसरा दिन उनकी सिचुएशन बिल्कुल ठीक ठाक हो, तो फिर भी ऐसे मरीज़ों में रेमडेसिविर की स्टेरॉइड की ज़रूरत नहीं होगी। शायद रेमडेसिविर इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा दें। तो ऐसे मरीज़ों को अगर आप रेफ़र कर सकते हैं आसानी से, तो ऐसे मरीज़ों को आप रेफ़र कर दें, टाइमली रेफ़र कर दें कि उनको जो एंटीवायरल ड्रग है वो शुरू हो जाए। अगर तो एक मरीज़ आपके पास आ जाए और उसकी प्रोलॉन्ग सिम्टम्स हैं, वो आपको कहे कि 8-9 दिन हो गए और उसको बुखार भी है, उसको दर्द भी है, उसको मतलब खांसी और रिस्पायरेटरी सिम्टम्स भी है, और उसको GI सिम्टम्स में मतलब उसका पेट भी ख़राब है, उसमें और भी अलामात है, और वो आपसे कहे कि ये चीज़ें मुझे पिछले 9 से 10 दिनों से के लिए शुरू है, तो फिर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि दिस पेशेंट इज़ नाउ इन द इन्फ्लेमेटरी फेज़। इन्फ्लेमेटरी फेज़ में फिर हम स्टेरॉइड इस्तेमाल कर सकते हैं, और अब ऐसे मरीजों में स्टेरॉइड आपके पास लाइफ सेविंग है। अगर पहले आप इसे इस्तेमाल कर ले तो मतलब ये रिस्क ऑफ सेवेरिटी ज़्यादा कर रहा है,
मगर इस फेज़ में अब ये इस मरीज़ के लिए लाइफ सेविंग ड्रग है। तो मतलब टाइम इज़ वेरी क्रूशल, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशल है कि कौन से टाइम पे अपने शुरू करना है। तो अगर ऐसा मरीज़ आ जाए कि उसके सिम्टम्स को हफ्ता 10 दिन हो चुके हैं और फिर भी उसमें सीवियर एक्स एंड पेन्स है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, जीआई सिम्टम्स हैं, और आपके पास बिल्कुल भी वहाँ पर कोई सहूलत नहीं है कि आप सेचुरेशन चेक कर लें या कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह चेक कर लें, तो ऐसे मरीज़ में फिर आप स्टेरॉइड्स इस्तेमाल कर सकते हैं या शुरू कर सकते हैं। बट अर्ली ऑन अगर एक बंदा ठीक ठाक है, वो आपके पास आ जाए, उसको सिर्फ थोड़े से सिम्टम्स है, आप पीसीआर कर दें, वो पॉजिटिव आ जाए, तो ऐसे मरीज़ों में स्टेरॉइड इस्तेमाल करना बिल्कुल भी गाइडलाइंस की भी खिलाफ है, जो हमारे पास करंट रिसर्च है उसकी भी खिलाफ है, और रिस्क ऑफ सेवेरिटी ये ज़्यादा करता है। अब ग्रे जोन्स हमारे पास हर डिजीज़ में होते हैं। आप जो बात बता रहे हैं दिस इज ऑलमोस्ट अ ग्रे जोन, क्लियर कट मैं ये बात बता रहा हूँ कि जो यंग पेशेंट्स होते हैं जो आपके पास आ जाए और उनका पहला दूसरा या तीसरा दिन हो, तो स्टेरॉइड बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। ग्रे जोन यही है कि जिनमें जीआई सिम्टम्स हो, जिनके प्रोलॉन्ग सिम्टम्स हो, जिनको फीवर बहुत ज़्यादा हो, जिनका सांस खराब हो रहा हो, तो उनमें फिर आप स्टेरॉइड इस्तेमाल करने का सोच सकते हैं। अगर आपके पास वहाँ पर पल्स ऑक्सीमीटर मौजूद है, तो जिनकी सिचुएशन 94 से ड्रॉप हो रही है और उनको ऑनगोइंग सिम्टम्स हैं, तो उनमें भी आप स्टेरॉइड इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यहाँ पर रेफरल की बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि रेमडेसिविर एक टाइम डिपेंडेंट चीज़ है। तो अगर आपको ऐसी कोई सस्पिशन आ जाए तो आप स्टेरॉइड्स भी शुरू कर लें, बट टाइमली उनको रेफ़र भी कर दें कि अगर रेमडेसिविर के विंडो में वो आ रहे हैं और उनको एंटीवायरल एक ड्रग मिल जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको पहुँच सकता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट मतलब नॉट इन इवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19, लेकिन कोविड-19 से पहले भी अननेसेसरी यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत से डॉक्टर भी ये करते हैं। पेरिफेरी में जो हमारे प्रैक्टिशनर भाई हैं वो भी कुछ इस तरह करते हैं। तो अननेसेसरी यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये मतलब एंटीबायोटिक्स कब शुरू करने चाहिए, और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि आजकल ड्रग रेजिस्टेंस टाइफाइड बहुत ज़्यादा आम हो चुका था, तो एजिथ्रोमाइसिन वाज द ओनली ड्रग अवेलेबल फॉर दैट, और अब कोविड की वजह से वो चीज़ भी तकरीबन हाथ से जाती हुई तो इस बारे में अगर आप कुछ मतलब बिल्कुल ये एक बहुत ज़रूरी बात है, और आपने जिस तरह कहा जो इमर्जिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, इसे अगर हम कह दें कि दिस इज़ जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग जो हमें नज़र आ रहा है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारे रूट्स में यहाँ पर जो है ना फैल चुके हैं ऑलमोस्ट, और हमें पता भी नहीं है, हमें अपने सिंपल नॉर्मल जो माइक्रोबायोम है वो हमने किया भी नहीं है कि हमारे यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कितनी हद तक है। वी आर जस्ट रिलाइंग ऑन द डेटा जो वेस्ट में क्रिएट होता है, और अगर आप देख ले तो यहाँ पर तो अनजुडिशियस यूज़ है एंटीबायोटिक का वेस्ट के हवाले से, अगर वहाँ पर इतनी रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा होगी। तो कोविड को छोड़ के अनजुडिशियस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक तो किसी भी जगह पे इंडिकेटेड नहीं है। कोविड की तरफ आते हैं, यहाँ पर डॉक्टर अजहर भी है, हम राउंड में अक्सर इकट्ठे करते हैं। अक्सर मरीज़ यहाँ पर आ जाते हैं तो एजुकेटेड होते हैं मरीज़, और इसी बात से वो शुरू कर देते हैं अपनी हिस्ट्री की, बस सिम्टम्स इसी वक्त शुरू हुए और फिर मैंने मरीज़ को जो है ना सेफ्ट्रैक्सोन पे डाल दिया, और फिर 2-3 दिन के बाद मैंने जो है ना उसको सुल्फोन पे शिफ्ट कर दिया, और फिर मैंने टेजोबैक्टम और पेप्रासिलिन और फिर मेरोपिनिम, और ये एंटीबायोटिक यहाँ पर हमारे जो मरीज़ आ जाते हैं तो नॉर्मल हिस्ट्री में ये बता देते हैं कि मैंने ये चीज़ें इस्तेमाल कर लिए। तो एक सिंपल ये बात है दैट दिस इज़ अ वायरस, दिस इज़ नॉट अ बैक्टीरिया, तो एंटीबायोटिक से आप इसे ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अनजुडिशियस एंटीबायोटिक का तो इसमें कोई भी जगह नहीं है। एंटीबायोटिक हम उसी वक्त शुरू कर सकते हैं जब आपको कोई सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कोई सस्पेशन हो, या उसमें कोई साइंस हो या कुछ इंडिकेशंस ऐसे हों। यहाँ पर मरीज़ आ जाते हैं तो हम उनकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस कर देते हैं, प्रोकैल्सिटोनिन लेवल्स आप कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आया इन्फेक्शन का कोई ख़तरा है कि नहीं है। और मैं तो ये बिल्कुल भी कहूँगा कि आप इस अनजुडिशियस एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने को बिल्कुल छोड़ दे। पेरिफेरी में मरीज़ आ जाते हैं ऑलरेडी मेरोपिनिम और नेस्किल और टेजोबैक्टम पे होते हैं, लाइनोजुलेड और टेजोबैक्टम पे, तो ये एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। जो लोग भी कर रहे तो इसको काइंडली इसको अवॉइड कर लें। मरीज़ को आप देख लें, अगर उसमें एटिपिकल प्रेजेंटेशन है एक्सरे की, अगर उसमें कोई और फीचर्स है, यूटीआई की फीचर्स है, अगर आपको सस्पिशन है कि उसमें कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंटीबायोटिक। ऐसे जस्ट फॉर कोरोना जो फीवर है, पेन्स है और एक्स है, तो कोविड की वजह से है। और एंटीबायोटिक की अगर आप इस्तेमाल जितनी भी, अगर आप 4th जनरेशन सेफेलोस्पोरिन और ये चीज़ें भी शुरू कर लें, मतलब एंटीबायोटिक से तो उन सिम्टम ने ठीक ही नहीं होना। ऐसे मरीजों को अगर आप टाइमली पेनाडोल दें
अगर टाइमली आप उनमें अगर स्टेरॉइड्स वगैरह की रिकमेंडेशन अगर आप वो दें, और एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन है, मैं लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, अवेलेबल अक्सर होते हैं, लोग नहीं करते। लाइक जो हमारे टर्शियरी केयर सेंटर्स है, लाइक डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर्स है, प्रोकेसिडेंट लेवल हर जगह पे अवेलेबल है। तो काइंडली अगर अर्ली ऑन हम ये कर ले तो हमें बहुत ज़्यादा पता चलता है कि एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने हैं या नहीं करने हैं। थैंक यू वेरी मच।